वैसे तो नफ़रत हिंदुस्तान में जाति के नाम पे तो 3000 साल से है। वो एक छोटा सा तबका जिसका संसाधनों पर कब्जा था, जिसके हाथ में सत्ता की बागडोर थी, उसने बाकी समाज को रिप्रेस करने के लिए समाज को जातियों में इस तरीके से तकसीम किया, बांटा, और तो वो चलता रहा। लेकिन 100 बरस से जब से साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ संघर्ष चालू हुआ हिंदुस्तान में, अंग्रेज़ों की राज के ख़िलाफ़ गांधी जी ने ख़ास तौर से जन आंदोलन खड़ा किया, उसको ख़त्म करने के लिए हिंदुस्तान के एलीट ने ये एक तमाशा खड़ा किया, नफ़रत को, ऑर्गेनाइज हेट्रेड, जिसको मैं सांप्रदायिकता या फ़िरकावारियत कहता हूँ, वो तमाशा चालू किया, जिसमें मगर हिंदू खून दौड़ता है तो हमारे जहन को हमारे उर्दू मुस्लिम मास्टरों ने बनाया, एंड वाइस वर्सा। इसलिए हमारा समाज का जो ढांचा खड़ा हुआ है ये सबके सहयोग से, सबके मेलजोल से बना है। इसलिए हमारा जीवन, हमारी संस्कृति एकहरी हिंदू या एकहरी मुसलमान या एकहरी नहीं है, ये समग्र है, टोटलिटी है इसमें। ये पता है इनको कि मंगलसूत्र आज तक किसी पार्टी ने किसी का छीना नहीं, और वैसे भी 90% हिंदुस्तान की औरतों के पास मंगलसूत्र होता भी नहीं है। ये तो पता नहीं किस राज की बात कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने मसला औरतों को टारगेट नहीं किया, टारगेट तो इन्होंने अपने उस कैडर को किया जो लोगों में नफरत भड़का के पोलराइज करता है। नमस्कार, मैं आमिर और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। आज हम लोगों के साथ मौजूद हैं पैम्फलेट मैन। सोशल मीडिया पे आपने ये नाम बहुत बार सुना होगा, आपने इनके वीडियोस भी देखे होंगे, और आज हमारे साथ वही प्रोफेसर मौजूद है, प्रोफेसर वीके त्रिपाठी सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर हम लोगों से बात करने के लिए, समय निकालने के लिए हमारे लिए। सर, आपके बहुत सारे वीडियोस पिछले 5-6 सालों में सोशल मीडिया पर वायरल हुए और लोग आपको पैम्फलेट मैन के नाम से जान रहे हैं। एक आपकी लंबी जर्नी रही सर, जिसमें आपने कई लाख, मैंने जो मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा, लगभग 2-3 लाख आपने पैम्फलेट्स दिल्ली के इलाकों में अलग अलग कॉलेजेस में बांटे हैं। जी जी। उसमें सर कहीं ना कहीं आपको बहुत बार लोगों से आप बात कर रहे होंगे, जिसमें समझा रहे होंगे, लेकिन बहुत बार विरोध का भी आपको सामना करना पड़ा होगा। क्या वो जर्नी रही सर आपकी ये पूरे पैम्फलेट बांटने की और इन मुद्दों पर काम करने की? ऐसा है कि शुरुआत 1989 के भागलपुर दंगे से मेरे इस सवाल पर जूझने की हुई। 1989 में भागलपुर में बड़ा दंगा हुआ था जिसमें 50 हिंदू 900 मुसलमान मारे गए थे। तब से मेरे दिमाग में ये बात घर कर गई कि हिंदुस्तान की राजनीति का सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स जो है वो नफ़रत है, ऑर्गेनाइज्ड नफ़रत। तो पहला पैम्फलेट हमने जो निकाला था वो अमेरिका के NRIs में बांटा था, क्योंकि मैं उस वक़्त अमेरिका गया हुआ था, और वो जनवरी से लेके मार्च 1990 में निकाला। तो उसमें 2 बातों को हमने उठाया था कि हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति इस सेंस में मिली जुली है कि ये कोई एक्सक्लूसिवली हिंदू, मुसलमान, बौद्ध संस्कृति नहीं, इन सब का मिश्रण, और इस सेंस में मिश्रण है कि यहाँ के मज़दूर, अगर किसान हिंदू है तो जुलाहा यहाँ का मुसलमान है, और बल्कि हिंदू में भी कुछ मुसलमान है, कुछ वो। इस तरीके से हम लोगों का रहन सहन, व्यवहार रिलीजन से इतर है, जिसको गंगा जमनी तहजीब कहते हैं वो। लेकिन वो उतनी बात को एक्सप्लिसिटली नहीं बताती। हमारे जिस्म में मगर हिंदू खून दौड़ता है तो हमारे जहन को हमारे उर्दू मुस्लिम मास्टरों ने बनाया, एंड वाइस वर्सा। इसलिए हमारा समाज का जो ढांचा खड़ा हुआ है ये सबके सहयोग से, सबके मेलजोल से बना है। इसलिए हमारा जीवन, हमारी संस्कृति एकहरी हिंदू या एकहरी मुसलमान या एकहरी नहीं है, ये समग्र है, टोटलिटी है इसमें। तो ये नफ़रत सर, ये कहाँ से पनपनी शुरू हुई? आज के वक्त में भले लोग नकारे इस तथ्य को, लेकिन नफ़रत तो है सर। लोग अपनी पहचान बताने में डरते हैं। कई बार सफ़र के दौरान मैं अपनी पहचान बताने में डरता हूँ। तो ये डर और नफ़रत आखिर कहाँ से आई? वैसे तो नफ़रत हिंदुस्तान में जाति के नाम पे तो 3000 साल से है। वो एक छोटा सा तबका जिसका संसाधनों पर कब्जा था, जिसके हाथ में सत्ता की बागडोर थी, उसने बाकी समाज को रिप्रेस करने के लिए समाज को जातियों में इस तरीके से तकसीम किया, बांटा, और तो वो चलता रहा। लेकिन
100 बरस से जब से साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष चालू हुआ हिंदुस्तान में, अंग्रेज़ों की राज के खिलाफ गांधी जी ने ख़ासतौर से जन आंदोलन खड़ा किया, उसको ख़त्म करने के लिए हिंदुस्तान के एलीट ने ये एक तमाशा खड़ा किया, नफ़रत को, ऑर्गेनाइज हेट्रेड जिसको मैं सांप्रदायिकता या फ़िरकावारियत कहता हूँ, वो तमाशा चालू किया। और वो नफ़रत गांधी की शहादत के बाद ठहर गई कुछ दिन के लिए, क्योंकि हमारे मुल्क में आज़ादी मिली तो नई हुकूमत आई, करीब 20-40-25 साल हम लोगों ने निजात पाई और सचमुच इंसान का विकास हुआ हिंदुस्तान में। लेकिन 1969 के बाद जब से अहमदाबाद के और भिवंडी के दंगे हुए, तब से सांप्रदायिक ताकतों को नई ऊर्जा मिली और उन्होंने 1989 में जब मंदिर आंदोलन खड़ा किया तो उस वक़्त से फिर उन लोगों ने नफ़रत को पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया और आज तो डोमिनेंट पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है। और उसकी वजह से नतीजा ये निकला कि पहले तो समाज में हर आदमी को थोड़ी बहुत अपने जात का बड़प्पन, अपने धर्म का बड़प्पन होते ही है, लेकिन जब ये ऑर्गेनाइज हेट्रेड होती है तो इस संगठन को मुसलमानों से उतनी घृणा नहीं है या हिंदुओं से उतनी घृणा नहीं है जितनी कि इन दोनों के बीच में दरार डाल के वोटों को पोलराइज करके अपनी हुकूमत मजबूत करने की। इसलिए सांप्रदायिक ताकतें घृणा को एज ए पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट इन पोलराइजेशन पैदा करो। उसकी वजह से हुआ ये कि इनका एक समाज में तबका खड़ा किया लिंचिंग करने वालों का, और वो प्रशासन में भी खड़ा हुआ, पुलिस में भी खड़ा हुआ कि टेरराइज करो लोगों को, जलील करो लोगों को, कत्ल करो लोगों को। और एक आदमी कत्ल होता है तो 100 डर जाते हैं कि यार हमारा कत्ल ना हो जाए। इसलिए जो आप बात कर रहे हो कि समाज में नफ़रत फैली कैसे, जब ये हुकूमत हासिल करने का औजार बनी और हुकूमत हासिल करके इस नफ़रत करने वाली ताकतों ने अपने इस प्रकार के कत्ल करने वालों के, ह्यूमिलेट करने वालों के हौसले बुलंद किए, तब से समाज में माहौल पैदा हुआ। और सर अभी जो करंट पॉलिटिकल सिनेरियो है जिसमें जो संवैधानिक पदों पर हैं, जो सबसे मजबूत राजनीतिक पदों पर हैं, वो बहुत सारे ऐसे बयान देते हैं जो एक समुदाय के ख़िलाफ़ होते हैं और उसको लेकर लेकिन कहीं ना कहीं लोग भी आवाज़ उस तरीके से नहीं उठाते हैं, वो उनको पॉइंट आउट नहीं करते हैं कि ये जो भाषा है वो नफ़रती भाषा हो रही है। तो ऐसे में सर किस तरीके से आप अभी जनता के मन में ये आप बात डालना चाहते हैं कि वो पॉइंट आउट करना सीखे, वो सवाल करना सीखे, ये कैसे बहुत आप गंभीर सवाल उठाया बेटा आपने। अभी प्रधानमंत्री ने खुद बयान दिए, बांसवाड़ा एक जगह है राजस्थान में, उन्होंने बयान दिया। पहले तो कहा कि साहब ये मंगलसूत्र वगैरह का मसला ले आए कि ये कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है ये तुम लोगों से संपत्ति लेगा, मुसलमानों में बांट देगा। इतनी वल्गर बात जिसका कोई सर पैर नहीं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो का एक शब्द इस बात से नहीं, लेकिन मुकम्मल झूठ, फरेब और उसके पीछे शैतानियत। ये अगर झूठ होता तो चलो भाई बर्दाश्त कर लेते। शैतानियत ये कि इनका जो लिंचिंग स्क्वाड है, इनका जो लोगों को धमकाने वाला तबका है और इनका जो समाज में लोगों को जलील करने वाला तबका है, व्यापारी तबका ख़ास तौर से, वो एग्रेसिव हो जाए। मैं कई जगहों से पर्चा बांट रहा हूँ इन दोनों, तो वो पैगाम वहीं से आया। यानी कोड वर्ड है इनका मंगलसूत्र। ये पता है इनको कि मंगलसूत्र आज तक किसी पार्टी ने किसी का छीना नहीं, और वैसे भी 90% हिंदुस्तान की औरतों के पास मंगलसूत्र होता भी नहीं है। ये तो पता नहीं किस राज की बात कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने मसला औरतों को टारगेट नहीं किया, टारगेट तो इन्होंने अपने उस कैडर को किया जो लोगों में नफरत भड़का के पोलराइज करता है। उसको पैसे पैगाम चला गया। लेकिन करना ये है, मैं जनता से तो यही कहता हूँ कि आप प्रधानमंत्री से बड़े हो, आप मुल्क की रूह हो, आप बहकावे में आके अपने पड़ोसी का कत्ल मत करो, क्योंकि जितने तुम मनुष्य हो उतने ही बड़ा मनुष्य वो तुम्हारा पड़ोसी है। उसको भी आज़ाद रहने का, इज्जत से रहने का हक है। आप उसके कातिल मत बनो, आप उसकी गुलाम बनाने वाले साम्राज्यवादी मत बनो। ये मैं उनसे बात करता हूँ और ये लोगों को समझना ही पड़ेगा। और बड़ी तादाद हिंदुस्तान में 80% अवाम जो ईमान की रोटी खाता है वो इस बात को समझता भी है। हमें सिर्फ इतना करना है कि इन लोगों का वोट इन लोगों को ना मिले इस बिना पर कि उन्होंने पोलराइज कर दिया। तो हमें लोगों के अंदर ये चेतना पैदा करनी ही करनी है। एंड आई थिंक ये वो वक्त है, ये क्रिटिकल चुनाव है 2024 का,
जिसमें हमारे सामने अभी गंभीर चुनौती है, लेकिन चुनाव के बाद भी कोई जीते चाहे हारे, डजंट मैटर। ये चूँकि रगों में इन लोगों ने नेटवर्क अपना खड़ा कर लिया है, लिंचिंग करने वालों का, कत्ल करने वालों का, एक्सप्लॉइट करने वालों का, वो उसको डिसेमिनेट करने में, उसको कमज़ोर करने में वक्त लगेगा। तो ये संघर्ष चलना ही चलना है। आई थिंक वी नीड टू गो टू द पीपल। सर, आप 89 में आपने पर्चा निकालना शुरू किया और उस वक्त से अभी तक आपने कई सरकारों को बनते बिगड़ते देखा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दल की ही सरकार उस वक्त से अब तक रही है। उस वक्त जब आप पर्चा निकालते थे, उस दौरान किस तरह से लोग आर्ग्यू करते थे, काउंटर आर्ग्यू करते थे, और अभी का वो वक्त कैसा है? वो इस वजह से सर ये सवाल है कि जब हम लोग आपके बारे में पढ़ते हैं ट्विटर पे या कई अलग अलग जगहों पर, यूट्यूब पे आपके वीडियोस देखते हैं, तो जो कमेंट्स होते हैं वो काफ़ी परेशान करने वाले होते हैं। कई लोगों के कमेंट्स जो अभी इस इंटरव्यू से पहले मैं पढ़ रहा था, उसमें ये था कि ये हिंदू नहीं है, ये पाकिस्तानी है, इन्हें विदेशी पैसे मिलते हैं, इस तरह की बात थी। तो वो वक्त का ट्रांजिशन सर आप किस तरीके से आपने फेस किया है? मैं दो जिक्र करता हूँ। 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिराई कि दिल्ली में कर्फ्यू लगा, तो अजमेरी गेट के इलाके में मैं गया तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का फ़ोन आया कि हमारी 6 स्टूडेंट्स आपके साथ शरीक होना चाहती, लड़कियाँ। तो मैंने उनको कर्फ्यू पास दिलवाए पुलिस से और अजमेरी गेट के इलाके में अंदर चला गया। मैंने 2-2 लड़कियों के ग्रुप बनाए कि तुम इन गलियों में जाओ, मैं सड़क पे जो लोग मिलेंगे उनसे बात करूँगा, 20 मिनट में लौट आना, फिर अगली गली में चलेंगे। तो 2 लड़कियाँ थीं, अनुराधा त्रिपाठी और रुबीना खान। रुबीना खान पटना की ही थी, अनुराधा त्रिपाठी उड़ीसा की थी, मरांडा कॉलेज में पढ़ती थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो वो गई एक गली में, नहीं लौटी देर तक। बाकी 2 ग्रुप तो लौट आई, लड़कियाँ नहीं लौटी। तो मुझे फिक्र लगी तो मैं चला गया। तो एक दुकान के नीचे बैठे थे 10-12 लोग, ताश वास खेल रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, और ये लड़कियाँ सिसकी खड़ी थी। बोले सर आ गए आप इनसे बात करें। तो हमने कहा अरे आप यहाँ कहाँ बात कर रहे हैं, आप तो मुसलमानों की बस्ती में जाइए, दंगे तो वो करते हैं। हमने कहा आपने खबर तो पढ़ी होगी कि कल वेलकम कॉलोनी में गोली चली थी, 23 लोग मरे, 23 मुसलमान थे। अरे अखबार में सच्ची बातें छपती हैं, झूठ छपता है। आपने नहीं पढ़ा कि कश्मीर में कितने मंदिर गिरा दिए गए? मैंने कहा अगर आपको कश्मीर के मंदिरों की फिक्र है तो आप ये हंसी मजाक करते हो, ताश कैसे खेल रहे हो? मैं अभी आपकी ही जात के, आपके ही नस्ल के, आपके धर्म के लोगों से मिल के आया। 1400 रुपये आप उनको तनख्वाह देते हो, उनका परिवार अपने साथ वो रख नहीं सकते हैं। कोई बिहार में, कोई यूपी में रहता है, और आपकी आमदनी मुझे पूरा भरोसा है लाख रुपए महीने से कम तो नहीं होगी। उनका कोई शोषण औरंगजेब कर रहा है क्या, या बाबर कर रहा है क्या, पृथ्वीराज चौहान कर रहा है क्या? आप जरा आंखें खोलो। इस तरीके का मुझे उनको तब फेस करना पड़ा। आज मैं जब पटना में पटने बांट रहा था तो यहाँ पे भी कुछ मिल गए लोग हमारे लिए, मंदिर बनवा दिया उन्होंने। मैंने कहा तुम्हारी आत्मा नहीं है क्या? जिसका मन पवित्र होता है उसमें भगवान रहता है, अल्लाह ताला वहाँ रहता है। अपन सामूहिक तौर पर सब किसी मिल के समग्र प्रार्थना के, इसके लिए अपन मंदिरों में भी जाते हैं। लेकिन अगर दुर्भावना से गए, हम जाके करते क्या हैं? इबादत या प्रार्थना के माने सिर्फ इतना ही होता है कि हम अपने अहंकार को एक बाजू रख दें और अपने को ईश्वर की शरण में डाल दें कि भाई तू ही सब कुछ है, हम तो कुछ नहीं है। इस अहंकार को मिटाने के लिए सामूहिक तौर पर, क्योंकि हमें जलन तो अपने पड़ोसी से होती है, जिससे हमें जलन होती है, जिसमें हम रौब मारना चाहते हैं, उसके साथ हम मिलकर प्रार्थना करने का माने यही है कि हम एक दूसरे से मिलके रहें। इस भावना से ही अगर आप मंदिर में जाते हैं तभी आपकी प्रार्थना इबादत कबूल होती है, तो कोई माने नहीं है। तो आपने अगर घमंड के आधार पे, घृणा के आधार पे, दिखावे के आधार पे इस प्रकार का किया, कोई मंदिर बनवा दिया, तो कोई अच्छा काम किया क्या? तो हमने इस तरीके की जब बात करता हूँ तो ये आप सही कह रहे हो कि 1992 में जो हमें लोगों का मिलता था आज भी वही मिलता है। इतना फ़र्क ज़रूर आ गया है। 2019 में से अब में, उस वक़्त पुलवामा हो गया था, तो उस वक़्त आर्गू करना थोड़ा कठिन ज़्यादा था। हालांकि मैं करता तो था आर्गू, लेकिन पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए कैंपेन करना मुश्किल पड़ गया था। इस चुनाव में इतना मुश्किल नहीं है। कांग्रेस के लोगों को, समाजवादी पार्टी के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को, और तमाम पार्टियां हैं, उनके लोगों को समाज में जाके ठीक है 4 लोग आपको
सत्ता पक्ष के समर्थक मिलेंगे तो 4 आपको उनके खिलाफ बोलने वाले भी। ये माहौल में थोड़ा बदलाव इस वक्त चुनाव 24 के चुनाव में ये देखने को आ रहा है। और सर आप जब पटना में पर्चे बांट रहे थे, आपने बताया कि यहाँ पे भी वैसे ही सवाल, वैसे ही काउंटर आर्गुमेंट जैसे, और ये जो आपकी पत्रिका है इसमें बहुत सारे मुद्दों पर आपने बात की है। इलेक्टोरल बॉन्ड सर उसमें एक मुद्दा है जी जी, जिस पे अभी भी जनता जो है बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं है, समझ नहीं पा रही है। और लेकिन फिर भी अगर आप उन्हें जब अपने तर्क से आप समझाना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं शायद वो समझने के लिए भी तैयार नहीं हो रही है। धारा 370 में भी ये चीज़ थी कि एक जो उनसियत होती है कि दूसरे राज्य में जो हमारे देश के ही लोग रह रहे हैं, वो उनसियत भी कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे थे कि उस दौरान ख़त्म हो रही थी। तो जब पुलवामा के वक्त या अभी इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे मुद्दे जिसमें जनता जल्दी सुनती नहीं है, तो आप कैसे अपनी बात वहाँ पे रखते हैं, किस तरह से उन्हें समझाना चाहते हैं, क्योंकि एक पेशेंस भी बहुत ज़्यादा चाहिए। जी जी जी, हालांकि मैं 1-2 बार पेशेंस लूज़ किया, वो जो मेरी गलती है। आज जैसे कोई साहब हमसे बोले तो मैं जरा हमने कहा यार तुम इंसान तो बनो, पहले वोट तो बाद में डालना। तो जरा मैं थोड़ा तेज हो गया, लेकिन वो मेरी खामी है। मैं समझता हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल वर्कर को जब हमारा जुनूनी एलिमेंट से मुकाबला पड़े, और आम जनता जुनूनी नहीं है, जो एग्रेसिवली इनसे जुड़ा हुआ है, एग्रेसिव तरीके से इनसे अपने फ़ायदे उठाता है इनके ज़रिए, वही इस तरीके की जुनूनी बातें करता है। उससे बात करने में हमें थोड़ा सा धीरज की ज़रूरत है और नम्र बनने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो आपने इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कही, ये गंभीर है। 4 मुद्दे इस वक्त अगर हम ठीक से उठा लिए, और मैंने महसूस किया जैसे मणिपुर का सवाल, सरकार हिंसा रोकने में नाकाम रही। दूसरा सवाल ये 600वें स्थान से एक पूंजीपति को आपने दूसरे नंबर पे पहुंचा दिया, वो सवाल। तीसरा सवाल इलेक्टोरल बॉन्ड का सवाल। और चौथा सवाल कि आपने ऐसी हुकूमत लाए कि आदमी 100 कसूर करे, आपके खेमे में शामिल हो जाए तो सब कसूर माफ़, और आप के ख़िलाफ़, आपके जुल्मों के ख़िलाफ़ किसी ने शब्द बोल दिया तो फिर आप उसके लिए देशद्रोही, गद्दार वगैरह। तो हमने कहा ये जो एक्विजिशन है कि आपको गद्दार कहेंगे, देशद्रोही कहेंगे, जैसे आप कमेंट बता रहे हो, ये उसी तरीके के वो एक औजार है उनका। वो दिल में महसूस करते हैं कि हम देशद्रोही नहीं हैं, लेकिन फिर भी कहेंगे हमें गाली देने के लिए ताकि हमारी ज़ुबान बंद हो जाए। ये तो एक रिवाज है इस क्लास का, इस वर्ग का, जो नफरत के आधार पर राजनीति चलाता है, उसका करैक्टर है। आई थिंक वी हैव टू फेस इट। आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं सर? अभी जो युवा सारी चीज़ें, सारे प्लेटफॉर्म यूज़ मैं नहीं कर पाता, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। मेरी बेटी कभी कभी मेरी चीज़ें डाल देती है यूट्यूब पे, और मैं कभी कभी खोल खाल के 2-4 लोगों के यूट्यूब देख लेता हूँ, जैसे वो प्रणब सिंह वाजपेयी है या रवीश कुमार है या कोई और है। तो बस यही छोटा। अभी सर सोशल मीडिया को आप ये इस वजह से पूछे सर क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वर्चुअल लिंचिंग, अगर ये टर्म यूज़ किया जाए तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे होती है। आप इसको एक पावर गेम के तौर पे देख रहे हैं, एक वॉइस ऑफ रेजिस्टेंस के तौर पे देख रहे हैं, या एक थ्रेट, एक फ्यूचर थ्रेट के तौर पे? थ्रेट है, क्योंकि जो सही सोचने वाला है वो मीडिया पे इन ताकतों के ख़िलाफ़ झूठी बात तो फैलाता नहीं, जबकि जो नफ़रत वाली ताकतें हैं सही बोलने वालों के प्रति जहर उगलती हैं, उनके परिवार के लोगों को ह्यूमिलिएट करती हैं, उनकी माताओं बहनों को जलील करती हैं। I think this is a serious problem and it's a threat to democracy, threat to the nation. I think हमें इसी से जूझना है, यह गंभीर मसला है। अभी पहले टारगेट मुसलमानों को करते थे, फिर इन्होंने टारगेट करना चालू कर दिया साईं बाबा जैसे प्रोफेसरों को, फिर टारगेट करना चालू कर दिया वो हर प्रोफेसर जो इनके नेटवर्क से नहीं जुड़ा, उसकी तरक्की नहीं होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पिछले साल करीब 5000 एडहॉक टीचर्स थे, उनको रेगुलराइज करने की बात आई, उसमें से आधे निकाल दिए गए। मुसलमान तो उसमें से होंगे 2%, सब निकाल दिए गए क्योंकि वो इनके नेटवर्क से नहीं जुड़े थे। इनके लिए जो इनका एक नफरती लोगों का नेटवर्क है, उससे अगर आप नहीं जुड़े हो तो आप इनके लिए गैर हो। इस सेंस में पॉजिटिव चीज़ है कि अगर मुझे धर्म के नाम पर जलील होने वाले आदमी के साथ जोड़ दिया जाए, या
जात के नाम पर जलील होने वाले आदमी के साथ जोड़ दिया जाए कि तू तो उस जात का है, तू उस धर्म का है, तू उस मुल्क का है, तो हम समझते हैं कि हमारे लिए ये और मजबूती से लड़ने की वजह है। क्योंकि जिनके साथ में जोड़ा जा रहा है उनको तो आपने निशाना बनाया ही बनाया, चाहे वो कमज़ोर मुल्क हो, चाहे कमज़ोर या आदमी हो, धर्म की माइनॉरिटी हो, चाहे वो जाति के एतबार से कमज़ोर हो। आपने जो हमला किया, मैं समझता हूँ कि जितने भी सेकुलर माइंडेड या सही सोच वाले लोग हैं ये अपने अंदर ताकत पैदा करें कि इन सब आवाम को साथ लेके आपको चलना है, बचना नहीं है कि साहब मुझे कोई मुसलमान ना कह दे, या कोई मुझे मौलाना ना कह दे, या मुझे कोई पंडित ना कह दे, या मुझे कोई दलित ना कह दे। ये मेरे ख्याल से कुछ भी कहे, आई थिंक ये आत्मशक्ति हमें पैदा करनी है अपने अंदर। लास्ट क्वेश्चन सर, 1 तारीख को 1 जून को पटना में चुनाव होना है और आप अभी पटना में हैं। एक मैसेज जो आप युवाओं को देना चाहेंगे, ख़ास तौर से इस पर्सपेक्टिव से जो आप कह रहे हैं कि चश्मा जो जिस तरीके से चढ़ा है लोगों के ऊपर, वो चश्मा कैसे उतार के, क्योंकि रोज़गार की बात नहीं है, स्वास्थ्य की बात नहीं है, शिक्षा की बात नहीं है, धर्म की बात है, तो उस पे सर आप पटना के युवाओं को, ख़ास तौर से जो फर्स्ट टाइम वोटर है, उनको सर क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट टाइम वोटर माने 18 साल के आसपास, 20 साल के आसपास के जो बच्चे हैं, इन्होंने 12वीं पास कर लिया होगा, कॉलेज में जाना है। मैं चाहता हूँ कि तुम इंसान बन के वोट करना, हिंदू मुसलमान बन के नहीं। और दूसरी बात, बुनियादी मसले को पकड़ो। 4 चीज़ें बुनियादी हैं। नंबर 1, ऐसी हुकूमत चाहिए जो धार्मिक या जाति पोलराइजेशन ना करे, घृणा के आधार पर, धर्म के ध्रुवीकरण के आधार पर वोट हासिल ना करे। दूसरी चीज़, सिर्फ ऊपर ना देखे, जनता की तरफ देखे, सिर्फ कॉरपोरेट घरानों के आर्थिक फ़ायदे का ना सबका सोचे। तीसरा मसला रोज़गार का है। और चौथा मसला रोज़गार के साथ साथ और सुरक्षा, इसके साथ साथ है शिक्षा का। शिक्षा सबको एक्सेसिबल हो। आज तो शिक्षा पे आतंक पैदा कर दिया गया है। ऐसे वाइस चांसलर और डायरेक्टर पर प्रोफेसर बिठा दिए कि आप खुली बात नहीं कर सकते। सच्ची बात करोगे तो आपको गद्दार और देशद्रोही कहा जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगी, निकाल दिया जाएगा। शिक्षा के वातावरण को ठीक करना है। इन 4 बातों पे फोकस करें। मैं चाहता हूँ पटना के लोग, और जो उनको ठीक लगे करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हम लोगों को समय देने के लिए। आप लोगों को ये पूरी बातचीत कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक प्रोफेसर वीके त्रिपाठी सर का अगर पर्चा नहीं पढ़ा है, तो आप सोशल मीडिया पे जाएं, आप गूगल पे सर्च करें, आपको बहुत सारे पर्चे मिलेंगे। आप पढ़ें, खुद से सवाल करें, और सवाल करने के बाद उसे वोट में तब्दील ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।